ईरान वॉर में अमेरिका के 42 प्लेन गिरे, 42 फाइटर जेट्स गिरे। डोनाल्ड ट्रंप खामोश है। क्यों खामोश है? इसलिए कि अब अपनी बेइज्जती हो रही है। और ये 42 के 42 जो प्लेन थे, इसमें F-35 और साथ में MQ-9 रीपर ड्रोन भी थे। 9 MQ-9 रीपर ड्रोन इन्होंने लूज किए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये CRS है, एक एजेंसी है जो कि पॉलिसी और लीगल एनालिसिस देती है यूएस कांग्रेस की कमेटी को और यूएस कांग्रेस और कमिटीज को, और साथ में ये स्टेटमेंट देती है। इसने सेंटकॉम का ये स्टेटमेंट्स जो है, सेंटकॉम के स्टेटमेंट्स के बारे में बात बनाया गया है। ये रिपोर्ट बड़ी चीज है। इंडिया का जो भी इंडिया पाकिस्तान वॉर पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बोल रहे थे कि यार इतने मरे, इतने गायब हुए, इतना हुआ। हालांकि उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि किसके कितने प्लेन गिरे, लेकिन प्लेन 5 से बढ़ने शुरू हुए और 11 तक 12 तक पहुंचे, बाद में 15 पे पहुंच गए। अपने कंट्री के गिरे तो इनका मुंह सिल जाता। क्यों? क्योंकि इनकी डिफेंस पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये F-35 और F-16 ये सारे के सारे प्लेन क्रैश होते दिखते तो हैं। कितना बड़ा नुकसान था अमेरिका के लिए, और क्या अमेरिका आगे भी लड़ सकता है? हमकी तो अमेरिका दे रहा था कि हम जल्दी वॉर शुरू करेंगे। ईरान उसके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करता जा रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडा सर, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट है और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस पे? रोहित जी, सबसे पहले तो एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि जब भी युद्ध होता है ना, तो कोलैटरल डैमेज दोनों तरफ होता है। किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे बहुत कम होता है कि किसी का कुछ भी डैमेज ना हो। और ऑपरेशन सिंधु शायद इकलौता इस टाइप का केस है कि जहां पे भारत को ना के बराबर क्षति हुई है और पाकिस्तान को उसके मुकाबले बहुत ज्यादा क्षति हुई है। तो उसमें मतलब उस टाइम पर ये हालत, इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान की तरफ फैलाई जा रही थी, चाइना की तरफ फैलाई जा रही थी, यहाँ तक कि जिस तरीके से भारत ने उस युद्ध को हैंडल करा था, जिस तरीके से अपनी कंप्लीट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंटीग्रेट करके उसमें लेटेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को उसका इंटीग्रेट करके उसको यूज करा था, तो उससे जो प्रिसीजन स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पे करी, जिस कम समय में करी, और जितने उसका इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान पे, तो पूरी तरीके से एकदम से जैसे वो ध्वस्त हो गया था। और वो उसने उस वक्त अमेरिका से गुहार लगाई थी कि किस तरीके से युद्ध रुकवा दो, वरना तो ये तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब अफवाहें उसके युद्ध के बाद क्यों फैलाई गई? क्योंकि उसके अंदर चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा था, और चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की पूरी फेलियर उसके पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। तो इसलिए अफवाह फैलाई गई कि भारत के इतने जहाज गिर गए, 10 गिर गए, 11 गिर गए, 5 गिर गए, इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मगर धीरे धीरे करके देखिए, सच्चाई तो रुकती नहीं, वो धीरे धीरे करके सब सामने आ गई है। अब दुनिया मानती है कि हाँ, जो मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट गिरे खड़े ऑपरेशन सिंदूर में जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, पाकिस्तान के कुछ हवा में जंग लड़ते हुए भी उनके हवाई जहाज गिरे हैं, फाइटर क्राफ्ट गिरे हैं। तो 11-12 उनके गिरे, ना कि हमारे गिरे। तो अब अमेरिका ने भी उस कहानी को अपने नैरेटिव टूल मशीनरी को यूज करके उसको काफी हवा देने की कोशिश कर रही है उस टाइम पर, कि पाकिस्तान जो कह रहा है या चाइना जो कह रहा है या और भी मीडिया के लोग जो कह रहे हैं कि जी भारत झूठ बोल रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या उसका बहुत हुआ है, और पाकिस्तान का खास नुकसान नहीं हुआ। इस टाइप की नैरेटिव अमेरिका ने भी उसको बहुत तूल देने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पर। मगर अब जैसे जैसे सच्चाई आ रही है कि जो ईरान के साथ जंग लड़ी है, तो उसमें जो अमेरिका को नुकसान हुआ, उसमें यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिशियल रिपोर्ट, जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है, वो इश्यू नहीं करी कि किस टाइप का नुकसान हुआ ईरान के वॉर में यूएसए का। और मगर वो रिपोर्ट जो बनाई अब जाके वो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने बनाई है, जिसको CSR कहते हैं यूएसए में। उसने ये मिलिट्री की जितनी भी लॉसेस हैं उसको एक पूरा उसका ब्यौरा तैयार करा है, और उसमें पेंटागन ने ये बताया है कि ये जो नुकसान जो हुआ है वहां पे लगभग जिसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया है, जो ईरान के साथ जंग लड़ी है, उसमें लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ है।
$30 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है। कई कई देशों की जीडीपी भी शायद इतनी ही है जितना का नुकसान हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लगभग 42 फ्लाइंग क्राफ्ट है या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है जिसको हम फाइटर जेट्स की ड्रोन श्रेणी में दिखते हैं, ड्रोन्स कहते हैं, या जो टैंकर्स होते हैं जो मिड एयर में एयर फ्यूलिंग करते हैं या सामग्री इधर से उधर ले आने में मदद करते हैं यूएस एयरफोर्स के लिए, उनका भी नुकसान हुआ है वहां पे। तो इसमें अब देखिए 24 तो MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं जो कि उनके सबसे महंगे ड्रोन्स की श्रेणी में आते हैं, उनका नुकसान हुआ है। लगभग 4 F-15E जो स्ट्राइकर ईगल फाइटर जेट्स है उसका नुकसान हुआ है। एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जेट है उसका नुकसान हुआ। ऐसे कैसे करते करते 42 एयरक्राफ्ट का नुकसान जो हुआ है वो उनको अमेरिका को झेलना पड़ा है। तो ये कोई कम नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें क्या है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में तो सिर्फ चाइना की जो मिलिट्री इक्विपमेंट था उसको वो मतलब एक्सपोज हो गया था। ईरान के वॉर में क्या है, अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोज नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। दैट मीन्स कि अब तक जो जिन टेक्नोलॉजी पे अमेरिका अपने निर्भय होके ये जंग लड़ रहा था, वो टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा आगे दूसरी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई जो उसको क्षति पहुंचा सकती है, उसको नुकसान कर सकती है, उसको काउंटर कर सकती है। तो अमेरिका के लिए भी ये एक मतलब कि एक तरीके से एक उनको वार्निंग साइन है कि अगर आपको आने वाले दिनों में अगर जंग लड़नी है, इस तरह की जंग लड़नी जैसे ईरान के साथ अभी लड़ी है जो कि लगभग महीना भर चल गई थी, तो आपको कुछ बेटर टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, जो बेटर सिंक्रोनाइज इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया था कि अपना बिल्कुल भी नुकसान ना करते हुए सामने वाले दुश्मन का इतना नुकसान कर दिया कि उसको घुटनों पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। शायद उनका सामान शायद आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट जो मार्केट में उतना ना बिक पाए जितना वो चाहे। हाँ, दादागिरी से किसी पे प्रेशर डाल के अपना कुछ भी बिकवा ले जैसे चाइना करता है, उस तरीके से वो भी कर लेंगे, करने में कामयाब होंगे, मगर लोग खुशी खुशी शायद ना ले, वो उस टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे जो अभी लेटेस्ट डेवलप हुई है, जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ इंटीग्रेट करके बनाई गई है, जैसे भारत ने बनाई है। तो मेरे हिसाब से भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब आने वाले दिनों में कि अपने एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट को कई कदम आगे बढ़ाने के लिए। सही बात, भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रांस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए। हमने देखा है गिरते हुए इनके प्लेन्स, साथ में ये धमकी भी दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। इसी समय मैं अभी कुछ देख रहा था, इसी समय जो कॉस्ट है वॉर की वो कई बिलियन डॉलर में पहुंच चुकी है, $1 ट्रिलियन के आसपास मांगा भी किया है। इतनी कॉस्ट एक ऑलरेडी रिसेशन में जाती हुई इकोनॉमी झेल सकती है क्या? यह सिर्फ ईगो इशू बना? नहीं, देखो शायद अमेरिका के पास ना मिडवे बचा नहीं है। अगर वो ईरान के अंदर रिजीम नहीं चेंज करवाती है या ईरान वो जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे उसकी दादागिरी है वो खत्म नहीं कराती है, तो अमेरिका की अपनी जो वर्ल्ड की सुपर पावर की जो टैग उसने लगा रखा है वो टैग उससे हट जाएगा, ठीक है ना। लोग उसका एक मजाक का मुद्दा बन जाएगा। और जो जितनी कॉस्ट उन्होंने अभी बेयर कर दी है, जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो बशर्ते बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे, उनके हाथ से बहुत सारी पावर्स निकल जाएंगी, तो उनको किसी भी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान को घुटनों पर लाना ही है, वहां पर रिजीम चेंज करवानी है। इसलिए वो और एडिशनल पैसा मांग रहे हैं कि एडिशनल फंड मिल जाए ताकि इस ईरान को, इस वॉर को एक अंजाम दिया जाए, एक फाइनल कंक्लूजन पे लेके जाया जाए। बट वहां अमेरिका की जो कांग्रेस है वो भी इसको आसानी से क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी तक ये मकसद नहीं समझ पा रही है कि वो इन्होंने जंग करी तो करी कैसे, उससे अचीव क्या करा। तो ठीक, आपका नुकसान जो हुआ, नुकसान इतना करने के बाद भी आप जो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं, तो आगे और पैसा दे दिया अगर जाएगा और डॉलर्स अगर सैंक्शन कर दिए जाएंगे कांग्रेस के थ्रू, तो क्या उसका नाम भी ऐसे ही होगा जो अभी हुआ है। तो एक क्लियर कट प्लान तो इनके पास होना चाहिए जो कांग्रेस के सामने रखें, जिसकी वजह से वो कांग्रेस उसका क्लियर करती है तो ठीक है। बट ठीक है, वहां के यूएस के प्रेसिडेंट के पास अपनी खुद की भी पावर्स हैं, तो वो उस चीज को कांग्रेस नहीं भी क्लियर कर सकती, वो इमरजेंसी पावर्स के थ्रू उस चीज को वो उस फंड पे एक्सेस उसके बावजूद भी पा सकते हैं। तो
बट वो शायद एक आखिरी मौका रहेगा अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास उस फंड को यूज करने का जंग के लिए। बट मुझे अभी अभी रोहित जी, मुझे अभी जंग अगर होती भी है ना, इतनी जल्दी अभी वापस शुरुआत नहीं होती नजर आ रही। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद ये जैसा इन्होंने चाइना के साथ सौदा करा है कि भैया तुम ईरान को अंदर ही अंदर समझाओ कि जंग ना लड़े, या अपना अपना हाथ जो है अपना जो हेल्प जो चाइना ईरान को देते वो पीछे हटा लो। तो अगर चाइना ऐसा करता है तो वहाँ उस एरिया का जो ऑयल है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा, तो अमेरिका फिर उसको ईरान को चाइना को भी उस ऑयल को देने में सक्षम रहेगा, उसको कम दामों में भी देने को तैयार हो जाएगा। बट ये चीज ग्राउंड लेवल पे इतनी आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएगी, कम समय में हो जाएगी, ऐसा नजर नहीं आ रहा। बट अभी अभी अमेरिका फिर से जंग में कूदे और 15-20 दिन की जंग और लड़े, ऐसा वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उससे और खर्चा होगा और उसके नुकसान होगा और उसमें इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो ऐसा कोई तरीका ढूंढने के जो प्रेशर टैक्टिक्स का ही रहेगा, धमकी एक दूसरे को देते रहेंगे। छोटी मोटी झड़पें होने की उम्मीद है शायद 1-2 दिन की, मगर लंबी जंग में मुझे जाते हुए कहीं नजर नहीं आते, बहुत जल्दी नजर नहीं आते। ये प्रेशर टैक्टिक्स से छोटी मोटी झड़पों से ही अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, या ईरान के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है उसको वीक करने की कोशिश करेंगे, उनके लोगों के बीच में एक डर का भय का माहौल फैलाने की कोशिश करेंगे, एक वर्टिकल स्प्लिट कराने की कोशिश करेंगे कि लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से रिजीम चेंज हो जाए। तो कुछ उस तरीके की कोशिश अब करी जाएगी वहां पे। क्लियर कट जंग, बहुत लंबी जंग होती है मेरे को नजर नहीं आ रही। 1-2 दिन की हो जाए तो बात अलग है। राइट, बहुत लंबी जंग होती नजर नहीं आ रही है। नो डाउट सर। तो लेकिन एक बात तो मानेंगे आप कि कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, या कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे हटना पड़ा ईरान जैसी छोटी सी पावर के सामने। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे के सारे कहीं घबराते दिखे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर देखिए कोई भी सुपर पावर होती है, वो अगर उसको कहीं ना कहीं पे इस तरीके का जंग के अंदर झटका लगता है जैसे लगा है अभी अब की बारी अमेरिका को, जो उसने मतलब ईरान को बहुत ही मतलब आसान लेना है, बहुत ही अलग तरीके से आंका था कि भाई ये मेरे लिए बहुत आसान रहेगा ईरान पे कब्जा करना, या उस पे उनकी रिजीम चेंज कराना, या सब कुछ करना। बट ऐसा हुआ नहीं, तो उसको ईरान ने भी जवाब में बहुत क्षति पहुंचाई अमेरिकन इंटरेस्ट को, या और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत क्षति पहुंचाई उसने अलग अलग एरिया में बमबारी करके। तो वो पूरी मतलब एक पूरी जो ऑयल इकोनॉमी का जो एरिया था पूरा डिस्टर्ब हो गया, और पूरी दुनिया उसकी वजह से इस वक्त हिली पड़ी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस आप देख रहे हैं बढ़ गए हैं, खूब सारे बढ़ गए। अगर ये जंग और बढ़ती है, अगर सपोज कीजिए कि अमेरिका इस जंग में पूरी तरीके से कूदता है और फिर से जंग बढ़ती है, कई सारे दिनों तक लगातार चलती है, तो ये जो प्रॉब्लम है ऑयल की, ये बढ़ेगी घटेगी थोड़ी कोई। तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, फिर दाम हर चीज के दाम कहाँ जाएंगे, आपकी सप्लाई चेन्स कहाँ जाएंगी, वो मतलब बहुत हालत खराब होने वाली, बच्चे बदतर हालत खराब होने वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो अमेरिका नहीं चाहता कि उसका इल्जाम उसके सिर पे आए। अभी तक तो पूरी दुनिया अमेरिका को ब्लेम कर रही है कि भैया आपने इसे पाया है कि जंग को छेड़ के। अभी तक पूरी दुनिया अपने हिसाब से चल रही थी ना, सही तरीके से चल रही थी, आपने चीज को छेड़ के क्या करा, क्या हासिल करा। तो उस मद्देनजर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ईरान इस वक्त अमेरिका पूरी तरीके से वापस इसके जंग में कूदेगा। बट हाँ, और बहुत सारे तरीके हैं जो अपनाने की कोशिश करेगा, जो कि प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, ईरान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़वा दे, सिविल वॉर करवा दे, और उनके छोटे मोटे झगड़े आपस में अमेरिका उसके होते रहे वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में, कि किसी कौन इस पे कब्जा करेगा, ईरान करेगा, अमेरिका करेगा, वो सब चीजें चलती रहेंगी। बट अल्टीमेटली ऑयल का रूट भी मुझे लगता है ईरान को भी अक्ल आएगी जल्दी ही कि भैया वो बिना तेल बेचे वो पैसा नहीं कमा सकता। वो उनको अमेरिका की कुछ ना कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, और अमेरिका को भी ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा वापस रिकवर करने के लिए। तो वो होता हुआ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड धीरे अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरह से खुल जाता है तो ऑयल आना शुरू हो जाएगा, और वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस नीचे आ जाएंगे। जो वर्ल्ड में इन्फ्लेशन दुनिया भर की बढ़ी हुई है वो धीरे कम होती नजर आएगी। बट इस पे होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ये इमीडिएटली होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर गेम खेलने में समय चाहिए होता है, मतलब वो इमीडिएटली उसका असर नहीं आता। राइट, इमीडिएटली उसका असर नहीं आता। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। धन्यवाद, जय हिंद।